morning student. Today my topic name is the struggle towards complete independence. रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट सन 1919 में मार्च महीने की 10 तारीख को ब्रिटिश भारत की जो लेजिस्लेचर एंड इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा एक कानून पारित किया गया था। इस कानून के तहत क्या था कि जो भारतीय ब्रिटिश सरकार को लोगों पर अधिकार करने की उनको ज्यादा से ज्यादा शक्ति मिल गई थी। इस एक्ट को ही रॉलेट कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस एक्ट को लाने के लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी उसका अध्यक्ष जो था वो ब्रिटिश न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट थे। इनके नाम पर ही इस एक्ट का नाम रखा गया था। इसके अलावा इसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। जो ये हमारा रॉलेट एक्ट है इसके लाने के ना बहुत से कारण हैं। जैसे सन 1910 के दशक में क्या हुआ था कि यूरोप के जो ज्यादातर देशों में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इस युद्ध में ब्रिटेन की जो हुई थी जीत हुई थी, और इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हासिल कर लेने के बाद उन्होंने क्या किया, भारत पर भी अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने सन 1918 में युद्ध समाप्त होने के बाद देश में उनके खिलाफ जो क्रांतिकारियों द्वारा की जा रही जो भी गतिविधियां थी, आंदोलन थे, उनको दबाने के लिए रॉलेट एक्ट कानून लाने का उन्होंने फैसला किया था, ताकि कोई भी जो भारतीय वो ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज ना उठा सके। हालांकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो इस एक्ट को लागू करने का इस एक्ट को लागू करने का जो उद्देश्य है वो देश में होने वाली आतंकवादी जो भी गतिविधियां हैं उनको समाप्त कर देश में शांति लेकर आना था। इस रॉलेट एक्ट के तहत जो थे गवर्नमेंट थी उसके मतलब बहुत सारे राइट्स थे। जैसे कुछ राइट्स हैं कि सबसे पहले तो उन्हें यह अधिकार मिल गया था कि वे किसी भी व्यक्ति को जो कि आतंकवाद हो, देशद्रोह, विद्रोह में शामिल होता हुआ अगर उनको लगता है तो उसे वो गिरफ्तार कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी वारंट के, केवल शक के आधार पर। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए लोगों को जो है वो बिना किसी कार्यवाही के, बिना किसी जमानत दिए 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार भी ब्रिटिश सरकार को प्राप्त था। यहाँ तक कि जो गिरफ्तार किए गए लोगों को यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें किस धारा के तहत जेल में डाल दिया गया है। उन्हें कुछ एक अनिश्चित काल तक नजरबंद भी रखा जाता था। इसके साथ ही भारतीयों को यह अधिकार भी नहीं दिया गया कि वे अपने पक्ष में कुछ बोल सके। इसके अलावा और भी जैसे ब्रिटिश सरकार को यह भी अधिकार प्राप्त था कि उन्होंने पुलिस को, प्रेस को अधिक सख्ती से नियंत्रण करने की शक्ति दे दी थी। जेल में डाले गए दोषियों को अपने अच्छे व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए सिक्योरिटीज को जमा करने के बाद उन्हें रिहा किया जाता था। भारतीयों को राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए थे। अब क्या हुआ कि जो गांधी जी प्लान फॉर अ सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट in 1919 a satyagraha sabha was formed and 6 April was fixed as the date to launch satyagraha. चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण जो है वो बिहार राज्य का एक जिला है, और इस जिले के किसानों की मदद करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था, जिसके चलते इस आंदोलन का नाम चंपारण रख दिया गया था। इस जिले के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, जिससे इस जिले के किसान जो थे काफी परेशान थे, क्योंकि जो नील की खेती करने से उनकी जमीन खराब हो रही थी। किसानों को उनके खेत के अधिकतर भाग 20 हिस्सों में से 3 भागों में ये खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसके कारण किसान किसी भी तरह खाने की चीज की खेती नहीं कर पा रहे थे। जिस वक्त बिहार के इस जिले में ये सब हो रहा था, उसी वक्त हमारे देश को आजाद करवाने की लड़ाई भी शुरू हो गई थी। तो मतलब कि जो ये इसका चंपारण जो है एक साहूकार राजकुमार शुक्ला और संत राउत ने गांधी जी से लखनऊ में जाकर मुलाकात की थी, और गांधी जी को चंपारण के किसानों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। लेकिन गांधी जी के पास क्या था, बिहार आने के लिए समय नहीं था, तो उन्होंने राजकुमार शुक्ला के साथ बिहार आने से मना कर दिया। लेकिन जो राजकुमार शुक्ला थे वो अपनी जिद पर अड़े रहे, और उन्होंने गांधी जी को बिहार आने के लिए मना लिया। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला से वादा करते हुए कहा कि कोलकाता के दौरे के बाद वे अपने कुछ साथियों के साथ सीधा बिहार आएंगे। लेकिन गांधी जी के इस वादे के बाद भी शुक्ला जी गांधी जी के साथ ही रहे और उनके साथ कोलकाता चले गए। दरअसल जो शुक्ला और राउत के पास भी कुछ जमीन थी, और इनकी जमीन पर भी नील की खेती करवाई जा रही थी, जिससे ये काफी परेशान थे, और हर हालत में गांधी जी को अपने जिले में लाना चाहते थे, ताकि गांधी जी जो इनकी समस्या का हल निकाल सके।
तो मतलब कि 10 अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे गांधी जी। चंपारण के किसानों पर हो रहे अत्याचारों की जानकारी मिलने के बाद गांधी जी बज्र किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिन्हा और रामनाथवी प्रसिद्ध सहित अपने कई साथियों के साथ 10 अप्रैल को ये उस जिले में पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने यहाँ के किसानों से मुलाकात की और उस जिले के कई गांवों का दौरा किया। जब उन्होंने यहाँ सब जगह घूमे तो उन्हें इन चीजों के बारे में पता चला। तो इस जिले के गांव की हालातों को सुधारने के लिए गांधी जी ने अपने वकील मित्रों के साथ यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने कई तरह से कार्य शुरू कर दिए। जैसे इन्होंने स्कूलों का निर्माण करवाया, गांव की औरतों और छोटी जातियों के लोगों के प्रति हो रहे भेदभाव को कम करने के लिए गांधी जी ने कई कार्य किए। वहीं गांधी जी के इन प्रयासों में इनकी मदद और भी कई जाने माने नेताओं ने भी की। जवाहरलाल नेहरू जी भी गांधी जी के इस अभियान में जुड़े हुए थे। गांधी जी का जब ये इन चीजों में इन्वॉल्व हो रहे थे तो उनके खिलाफ कई केस भी चले। जब गांधी जी इस जिले में पहुंचे तो इस जिले के जो मजिस्ट्रेट थे उन्हें एक नोटिस जारी किया। नोटिस में मजिस्ट्रेट ने कहा कि वो चंपारण जिले में नहीं रह सकते हैं और पहली ट्रेन से वे वापस लौट जाएं। लेकिन गांधी जी ने मजिस्ट्रेट के इस आदेश को नहीं माना, जिसके कारण गांधी जी को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया। और वहीं मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को एक और पत्र लिखकर कहा कि अगर आप इस जिले को छोड़ देते हैं और वापस नहीं लौटने का वादा करते हैं तो आपके खिलाफ दर्ज किया गया मामला वापस ले लिया जाएगा। मजिस्ट्रेट के इस पत्र का जवाब देते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं मानवता और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए यहाँ आया हूँ। चंपारण मेरा घर है और मैं यहाँ के पीड़ित लोगों के लिए काम करूंगा। मैं इस जिले से अभी नहीं जा सकता। फिर इस जिले में जो अशांति पैदा करने के आरोप के चलते यहाँ की पुलिस ने गांधी जी को हिरासत में ले लिया। गांधी जी के गिरफ्तार होने की खबर जैसे ही यहाँ के किसानों को लगी तो उन्होंने पुलिस स्टेशन सहित कोर्ट के बाहर उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद यहाँ की अदालत को गांधी जी को रिहा करना ही पड़ा। इस दौरान क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार है उसको गांधी जी की ताकत का अनुभव हो चुका था और उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति बनाई। इस समिति के गठन के कुछ महीनों के भीतर ही जो चंपारण कृषि विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक की मदद से किसानों को काफी राहत दी गई और जमींदारों की मनमानी पर लगाम लगाई गई। किसानों के लिए अधिक से अधिक मुआवजा देने और खेती पर नियंत्रण देने का इसमें जिक्र किया गया और इस तरह से गांधी जी ने यहाँ के किसानों की मतलब काफी मदद की। अच्छा, इस चंपारण सत्याग्रह से ना कुछ और भी इसमें फैक्ट हैं। जैसे फैक्ट इसमें आ जाते हैं हमारे कि ये जो सत्याग्रह है ये भारत में गांधी जी का पहला डिसओबीडियंस मूवमेंट था। इस मूवमेंट के साथ ही अंग्रेजों को गांधी जी की ताकत के बारे में पता चला था। इस आंदोलन के दौरान ही पहली बार संत राउत ने गांधी जी को बापू के नाम से पुकारा था। तब से गांधी जी को बापू कहा जाने लगा। और जो ये चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट है इसके 100 साल होने पर भी सरकार ने स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं को बिहार में शुरू किया। इस राज्य में सीवरेज प्रोटेक्ट शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार जो है वो 1000 करोड़ रुपए देगी और इसके अलावा इस राज्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया जो कि साफ सफाई के उससे जुड़े हुए हैं। जलियांवाला बाग 1919। अच्छा, अब जलियांवाला बाग के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा पीछे चलेंगे। जैसे रॉलेट एक्ट के ऊपर जो आंदोलन पंजाब के अमृतसर में पूरा जोर पकड़ रहा था, लोग बहुत गुस्से में थे जब 10 अप्रैल को कांग्रेस के जो दो प्रसिद्ध नेता जैसे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफरुद्दीन किचलू को इस विरोध को भड़काने के आरोप के कारण पुलिस द्वारा किसी एक ऐसे अज्ञात स्थान पर गिरफ्तार कर लिया गया था जब अमृतसर के लोगों द्वारा सरकार से उनकी रिहाई की मांग के लिए अपील की जा रही थी, किंतु उनकी मांग को मना कर दिया गया, जिसके कारण गुस्साए लोगों ने रेलवे स्टेशन, टाउन हॉल, कई बैंकों, सरकारी इमारतों पर हमले किए और आग लगा दी। इससे ब्रिटिश अधिकारियों का जो संचार माध्यम था वो बंद हो गया और रेलवे लाइंस भी काफी उनको नुकसान हुआ। यहाँ तक कि 5 ब्रिटिश अधिकारियों की मृत्यु भी हो गई। हालांकि इसके साथ ही कुछ भारतीयों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। इसके बाद अमृतसर में जो ये हड़ताल है इसमें शामिल होने वाले कुछ नेताओं ने जैसे 12 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने और गिरफ्तार किए गए दोनों नेताओं को जेल से रिहा करवाने के लिए मुलाकात की। इसमें उन्होंने यह निर्णय लिया कि अगले दिन जो है वो जलियांवाला बाग में एक हम सार्वजनिक विरोध सभा आयोजित की जाएगी। तो फिर उन्होंने ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये वहीं से मतलब स्टार्ट हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि 13 अप्रैल सन 1919 का एक दिन बैसाखी का पारंपरिक जो त्योहार का दिन था
अमृतसर में इस दिन सुबह के समय सभी लोग गुरुद्वारे में बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए। इस गुरुद्वारे के पास ही एक बगीचा था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। यहाँ आसपास के गांव के लोग अपने परिवार वालों के साथ तो कुछ अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आ रखे थे। दूसरी तरफ वही पंजाब में बढ़ती हुई हिंसा को रोकने के लिए सैनिक कमांडर कर्नल रेजिनॉल्ड डायर ने बागडोर संभाली थी। उन्होंने भड़की हुई इस हिंसा को दबाने के लिए अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया था। फिर उन्हें ये खबर मिली कि जलियांवाले बाग में जो कुछ लोग हैं वो वहां विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो रही हैं। तब कर्नल डायर ने करीब कोई शाम 5:30 बजे अपने सैनिकों के साथ जलियांवाले बाग में प्रस्थान किया। वहां से बाहर जाने वाले रास्ते उन्होंने बंद कर दिए और वहां जितने भी लोग उपस्थित थे उन पर अंधाधुंध उन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। उन्हें किसी भी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई। डायर के सैनिकों ने लगभग 10 मिनट तक भीड़ पर गोलियां चलाई जिससे वहां भगदड़ मच गई और वहां न सिर्फ युवा बुजुर्ग उपस्थित थे बल्कि बच्चे महिलाएं भी त्योहार मनाने के लिए गए हुए थे। इस बाग में एक कुआं भी मौजूद था। कुछ लोगों ने कुएं में कूदकर अपने प्राण बचाने का सोचा किंतु कुएं में कूदने के बाद भी उनकी मृत्यु हो गई। इसके चलते लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इतने लोग घायल भी हुए, मतलब काफी लोग उसमें घायल भी हो गए। किंतु जो ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से मरने वालों का आंकड़ा 379 का बताया था। ब्रिटिश प्रशासन ने इस हत्याकांड की खबरों को दबाने की पूरी कोशिश की किंतु ये खबर पूरे देश में फैल गई और इससे पूरे व्यापक रूप से आक्रोश फैल गया। हालांकि इस घटना के बारे में जानकारी दिसंबर 1919 में ब्रिटेन तक पहुंच गई, परंतु कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने यह माना कि जलियांवाला बाग में जो कुछ भी हुआ है वह बिल्कुल सही हुआ, किंतु कुछ लोगों द्वारा इसकी निंदा भी की गई। डायर पर केस चला और वे दोषी ठहराए गए। उन्हें उनके पद से सस्पेंड कर दिया गया, साथ ही उन्हें भारत में सभी कर्तव्यों से भी छुटकारा दे दिया गया था। Non-cooperation movement. Non-cooperation movement was a mass movement which was launched by Gandhi ji in 1920. It was a peaceful and non-violent protest against the British government in India. Programs of the non-cooperation movement were कि जो Indian were asked to relinquish their titles and resign from nominated seat in the local body as a mark of protest. People had to resign from their government jobs. People were asked to withdraw their children from government-controlled or aided schools and colleges. People had to boycott foreign goods and use only Indian-made goods. The main aim of the non-cooperation movement was the demand of Swaraj or the self-government. अच्छा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक ये था कि जो गांधी जी के ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने के पीछे सबसे मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार की जो नीतियां थी वो एक तरह से अस्पष्ट थी। सरकार के सुधारों से जनता जो थी वो असंतुष्ट थी। सारा आर्थिक संकट छाया हुआ था तथा महामारी और अकाल फैला हुआ था। ऐसे समय में अंग्रेजी सरकार द्वारा 1919 को रॉलेट एक्ट प्रस्तुत किया गया जो भारतीयों की नजर में एक काला कानून था। रॉलेट समिति की रिपोर्ट के विरुद्ध हर जगह विरोध हो रहे थे। इस एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया। जब भारतीय विधानसभा में उस विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो गांधी जी भी वहां दर्शक के रूप में उपस्थित थे। और देखो, on 5th February an angry mob set fire to the police station at Chori Chora and 22 policemen were burned to death. साइमन कमीशन 1919 के में क्या था कि भारत सरकार जो अधिनियम से जो राष्ट्रवादी हमारे थे वो एक तरह से असंतुष्ट थे। वे क्या चाहते थे कि शीघ्र चाहते थे कि इनमें कोई ना सुधार हो, किंतु जो सरकार थी वो 10 साल से ही पहले नए सुधार पर विचार करने को ही तैयार नहीं थी। तो क्या हुआ, जो हमारा 1927 में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी को लगा कि जो आने वाले चुनाव है उसमें हमारी हार हो सकती है, तो वो नहीं चाहती थी कि भारत जैसा जो महत्वपूर्ण देश है इसके संबंध में कोई जो भी लेबर पार्टी है जिसको कोई अनुभव ही नहीं है उनके द्वारा कोई निर्णय लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि एक 8 सदस्यों वाली एक आयोग की नियुक्ति की गई जिसके चेयरमैन जो थे वो जॉन साइमन थे। अब जो साइमन जो थे इनके नाम पर ही इस कमीशन का नाम जो था साइमन कमीशन रखा गया। और जो इसके जितने भी मेंबर थे साइमन कमीशन के वो सारे इंग्लिश मैन थे। तो इनका जो मद्रास सेशन वो 1927 में, जिसमें डॉक्टर अंसारी नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन एट एवरी स्टेज एंड इन द एवरी फॉर्म। तो इन्होंने क्या किया
कि इस आयोग को जो भी उस टाइम की सरकारी व्यवस्था थी, शिक्षा का प्रसार हो गया, उनकी जो संस्थाओं का अध्ययन करना था, सब कुछ की सिफारिश करनी थी। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना उपयुक्त होगा कि नहीं, ये मतलब इसके बारे में और मतलब विचार कर रहे थे, और किस सीमा तक ये चीजें होनी चाहिए इस बारे में सोचा जा रहा था। But on February 3, 1928, the day the Simon Commission reached Bombay, an all-India strike was proclaimed. Wherever the commission went, it was greeted with strikes and black flag demonstration under the slogan "Simon, go back." क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। इस आंदोलन के बारे में हम ये जानते हैं कि जैसे 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया एवं इसकी सार्वजनिक घोषणा से पहले उन्होंने 1 अगस्त को प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद में है, एक तिलक दिवस मनाया गया। फिर 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक, जो कि बंबई, आजकल जो मुंबई है, के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, और वहां पर इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य जो था वो भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ आरंभ हुआ। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इस आंदोलन की जो फॉर्मेलिटी थी वो घोषणा इसकी 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के लीडरशिप में हुई थी। आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों को तोड़ना और उनकी बात की अवहेलना करना था। इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो गांधी जी की दांडी यात्रा के साथ शुरू हुई थी, जहां गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की पैदल यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 24 दिन में की। अंग्रेजों ने नमक कानून बना दिया था, जहां किसी भी भारतीय के पास समुद्र के तट पर नमक बनाने का हक नहीं था। यह नमक कानून उतना ही बेनियाद था जितना अंग्रेज सरकार के बाकी कानून थे। अंग्रेज सरकार जो थे वो विदेश से आयात नमक को ही भारत में बेचना चाहते थे, ताकि उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो और मजबूत हो जाए। लेकिन गांधी जी समुद्र किनारे किसी भी भारतीय का नमक बनाना अपना मौलिक अधिकार मानते थे, जिसके चलते गांधी जी खुद गए और उन्होंने समुद्र किनारे जाकर नमक बनाया। इसके साथ ही उन्होंने एक ग्रुप में जाकर या समूह में जाकर गैर कानूनी काम किया, जहां से ये इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। इसके जैसे इस ओबीडियंस मूवमेंट के बहुत सारे कारण हैं, जैसे इनका 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, उस समय देश के बहुत सारे नेता शामिल हुए थे। इसके अलावा चोरा चोरी कांड के चलते जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अचानक बंद कर दिया गया था। यह आंदोलन तब तक सबसे सफल आंदोलन माना जा रहा था, जब बंद होने के बाद कई लोगों के अंदर गांधी जी के प्रति काफी आक्रोश था, जिसे दूर करने के लिए यह आंदोलन लाया गया। फिर उसके बाद साइमन कमीशन वाली बात आई। इसके बाद अपना मतलब कि असहयोग आंदोलन बंद करने के बाद जब देश को 2 समूहों में बांट दिया गया था, जहां एक और गांधी जी और उनके अनुयायी थे, तो दूसरी तरफ भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल और उनके साथी थे, जिन्हें गरम दल कहा जाता था। गांधी जी के दल को नरम दल कहा जाता था। ये क्रांतिकारी दल तेजी से भारत देश में फैल रहे थे, जिससे गांधी जी को चिंता थी कि कहीं सारा देश हिंसा का साथ देकर आंदोलन में ना उतर जाए। इसलिए उन्होंने अपना ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लागू करने के लिए इसको सही मतलब उस टाइम को सही समय समझा। तो देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए उनको परेशान करना जरूरी मानती थी। अंग्रेजों के कानूनों को तोड़ सामूहिक रूप से शांतिपूर्ण रूप से गैर कानूनी काम करना, इससे अंग्रेज सरकार पूरी तरह हिल गई। अच्छा, अब जो ये हमारा प्रोग्राम्स है, इसमें प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसमें कई ऐसे थे, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था सबसे पहले गांधी जी द्वारा चलाया गया, जिसमें उन्होंने अंग्रेज सरकार के नमक कानून को तोड़ दिया। साबरमती से दांडी यात्रा करके गांधी जी ने 50,000 से ज्यादा के समूह में इकट्ठे होकर इस कानून को तोड़कर नमक वहां से सत्याग्रह बनाया था। दांडी के अलावा देश के और बहुत से हिस्सों में भारतीयों ने जन समूह में जाकर नमक कानून को न मानते हुए उसे तोड़ा। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि भारतीयों ने सभी सरकारी सेवाओं को मानने से इनकार कर दिया।
खुले तौर पर इनका बहिष्कार किया। यहाँ नौकरी करने वाले भारतीयों को कार्यालयों में जाना ही उन्होंने बंद कर दिया था। भारतीय लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजना बंद कर दिया ताकि अंग्रेज सरकार समझ सके कि सभी भारतीय एकजुट हैं। विदेशी कपड़ों का इन्होंने बहिष्कार किया। इसकी जितनी भी दुकानें हुआ करती थी वहां महिलाएं समूह में जाकर धरना प्रदर्शन करती और अपना रोष जाहिर करती। विदेशी शराब, अन्य नशीले तत्व का विरोध किया गया। वहां भी महिलाएं जाकर प्रदर्शन करती थी। भारतीयों ने अंग्रेज सरकार को टैक्स देने से भी मना कर दिया था। जबरदस्ती के टैक्स को देने से सभी ने ही मना कर दिया। आजाद हिंद फौज या द नेशनल इंडियन आर्मी, ये हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस ने सोवियत संघ, नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान सहित कई देशों की यात्रा की थी। कहा जाता है कि जो सुभाष चंद्र बोस की इन यात्राओं का जो मकसद था वो केवल बाकी देशों के साथ आपसी गठबंधन को मजबूत करना था और साथ ही भारत में ब्रिटिश सरकार की राज पर हमला करना था। 1921 से 41 की अवधि में इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अपने रुख का कारण जो था, सुभाष चंद्र बोस को विभिन्न जेलों में 11 बार जेल की सजा हुई। उन्हें सबसे पहले 16 जुलाई 1921 को 6 महीने के कारावास की सजा दी गई। 1941 में एक मुकदमे के सिलसिले में उन्हें कलकत्ता की अदालत में पेश होना था, लेकिन वे किसी तरह अपना घर छोड़कर जर्मनी चले गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी पहुंचकर वहां के चांसलर जो हिटलर थे उनसे मुलाकात की। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान वर्ष 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए एक आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र एक सेना का इन्होंने संगठन किया। इस फौज का जो गठन था वो जापान में हुआ था। इसकी स्थापना भारत के एक क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने टोक्यो, जापान में की थी। 28 से 30 मार्च तक उन्हें एक सम्मेलन में आजाद हिंद फौज के गठन को लेकर विचार प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था। 85,000 सैनिकों की आजाद हिंद फौज थी। बताया जाता है कि इसमें 85,000 सैनिक काफी शामिल थे। इनमें एक महिला यूनिट भी थी जिसकी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन थी। पहले इस फौज में वे लोग शामिल किए गए जो जापान की ओर से बंदी बना लिए गए थे। बाद में इस फौज में वर्मा और मलाया में जो भी स्थित थे भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती हो गए। साथ ही इसमें देश के बाहर रह रहे लोग भी इस सेना में शामिल हो गए। आजाद हिंद फौज के लोगों ने 1944 को 19 मार्च के दिन पहली बार झंडा फहराया था। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले लोगों में कर्नल शौकत मलिक, कुछ मणिपुरी और आजाद हिंद के लोग भी शामिल थे। इस आजाद हिंद सरकार का जो गठन है वो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड ने मान्यता दे दी। आजाद हिंद सरकार की आजाद हिंद फौज ने वर्मा की सीमा पर अंग्रेजों के खिलाफ काफी जोरदार लड़ाइयां लड़ी थी। थैंक यू। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। प्लीज लाइक कीजिए। बी हैप्पी एंड बी सेफ।